वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के देखेंगे कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि होते हैं क्रोमियम और एक होता है हमारा मैंगनीज। देखो, अगर मैं बात करती हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में K2Cr2O7, जिसके बहुत सारे यूजेस है। और एक होता है मेरा मैंगनीज, और मैंगनीज एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में KMnO4 के फॉर्म में, और इसके भी बहुत सारे यूजेस है। अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली स्टडी करने जाऊँ तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी, क्योंकि ये दोनों क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब स्टडी कैसे होगी ना, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब ये कैसे क्या बनेगा, तो इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ प्रिपरेशन। शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं प्रिपरेशन देखेंगे। सेकेंड नंबर पे प्रिपरेशन के बाद हम लोग देखेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को ही एक और नाम दिया जाता है उसके यूजेस। ठीक है, यूजेस नहीं, मतलब एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस वो कौन से करेगा, कौन से रिएक्शंस में वो हेल्पफुल है। और तीसरी थिंग जो होती है वो होती है उसके यूजेस, कि उसके इंडस्ट्रीज में, उसके हाउस होल्ड पर्पसेस में, और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस है अलग अलग लेवल्स पे, वो कौन से होते हैं। पहले हम मुझे इसकी स्टडी करना है K2Cr2O7 की, इन तीनों के हिसाब से, और फिर मुझे सेकेंडली KMnO4 की स्टडी करना है इन तीनों के हिसाब से। तो आज हम लोग एक्चुअली देखेंगे इन दोनों। एक तो दोनों पॉसिबल नहीं है एक दिन में, लेकिन एक ही चीज पॉसिबल है, तो एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं KMnO4 को। तो सबसे पहला मैं आपको हेडिंग ही दे देती हूँ, KMnO4। ठीक है, अब KMnO4 को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो। देखो, पहली चीज ये है कि KMnO4 अगर मैंने लिया है, तो मुझे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि KMnO4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, MnO4-, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं है। तो रिएक्शन में अगर ये चीज आएंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होता है कि पोटेशियम के ऊपर में +1 चार्ज होता है। अगर मैंने इस पोटेशियम को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, 1+ की जगह पे क्या आ जाएगा, 1-, क्योंकि पोटेशियम जो है वो यहाँ से चले गया, प्लस की प्लस, वो मतलब चले गया है। तो यहाँ पे ये चीज बची है, तो ये चीजें क्या है, सेम। अब दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं कहीं पे भी आपको बोलूंगी कि मैं एसिडिक मीडियम का यूज करने वाली हूँ, तो एसिडिक मीडियम का यूज मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे मैं H+ आयन के फॉर्म में एसिड को रिप्रेजेंट, वहां मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये एसिड यूज किया है, कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H+ आयन के फॉर्म में। तीसरी चीज ये होता है कि अगर मैं कहीं पे भी आपका बेसिक मीडियम की बात कर रही हूँ ना, तो बेसिक मीडियम में मैं आपको वाटर लूंगी। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी मैं रिएक्शन की स्टडी करूंगी, तो बहुत सारे बच्चों को तो आता ही नहीं है कि बैलेंस कैसे करना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो सीख लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा इजी होता है बैलेंसिंग करना। और हाँ, वो नंबर्स जो है वो आपको बिल्कुल भी याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है, वो चीज जो है वो आपको आ जाएगी अगर आपको बैलेंसिंग जम जाता है तो। सिर्फ बैलेंसिंग के लिए कुछ टिप्स ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या बैलेंस करना है। तो देखो, कभी भी अगर आपको दो चीजें दी गई है, एक A दिया गया है, B दिया गया है, और ये समझो C है, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ले लो वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा, कुछ भी होगा। बैलेंस करते चलना है सबको साइमल्टेनियसली, लेकिन पता ये होना चाहिए हमेशा लास्ट में बैलेंसिंग किसकी की जाएगी, ऑक्सीजन की। हमेशा, कभी भी ऑक्सीजन की पहले बैलेंसिंग मत करना, पहले एलिमेंट्स की बैलेंसिंग करते चलना है, और सबसे आखिरी में ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करना है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। देखेंगे हम लोग कैसे रिएक्शंस के वक्त कैसे क्या आता है, कैसे क्या बैलेंसिंग की जाती है, देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, ये हो गए सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स। आई होप ये आपको समझ गया होगा। और एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजों का काम पड़ेगा, इसीलिए बता रही हूँ। अब देखो, अगर कभी भी ऑक्सीडेशन की मैं बात कर रही हूँ तो समझ जाओ, अगर यहाँ पे सपोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर समझ लो -n ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं -n से 0 जा रही हूँ, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगर मैं समझ लो -1 या फिर -n ले लो, हाँ? अब अगर मैं -n से +n की तरफ जा रही हूँ, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो एग्जाम्पल देखो इसके, -2 से अगर मैं 0 की तरफ जा रही हूँ तो ऑक्सीडेशन हुआ, -2 से अगर मैं +1 की तरफ जा रही हूँ तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं एक्चुअली 0 से -n की तरफ आ रही हूँ, है ना, या फिर +n से मैं -n की तरफ आ रही हूँ। एग्जाम्पल देखो, +2 से अगर मैं जा रही हूँ -3 की तरफ, तो ये क्या हुआ, मेरा रिडक्शन हुआ।
अगर मैं 0 से जा रही हूँ -2 की तरफ, तो ये भी क्या हुआ, मेरा रिडक्शन हुआ। तो इस तरीके से अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ जाए तो फिर आप ये कर सकते हो। और मुझे लगता है 11th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली KMnO4 जो होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। अब अगर मुझे KMnO4 को सिंथेसाइज करना है तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वेज है। तो पहला वे होता है केमिकल ऑक्सीडेशन का। पहला वे आपका होता है केमिकल ऑक्सीडेशन। तो केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या होगा ना, देखो ये चीज तो आपको समझ गई है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है। उसके उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देख लो, जो भी मेरा KMnO4 होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पोटेशियम पर मैग्नेट। जो भी KMnO4 होता है उसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, और जो भी K2MnO4 होता है उसको कहा जाता है पोटेशियम मैग्नेट। देखो ये चीजें आपको पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन क्या होगा ना, अगर आप इस क्लास को देख लेते हो, इस वीडियो को देख लेते हो, ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। अगर अदरवाइज बुक में से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ ना KClO3 की, तो KClO3 को कहा जाता है पोटेशियम क्लोरेट। और भाई एक और चीज जिसको ये नहीं पता होगा, पता होना चाहिए, के मतलब क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है ना, हाँ। और Mn मतलब क्या होता है, मैंगनीज। अब देखो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। और ये जो पोटेशियम क्लोरेट होता है ना, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जो भी KOH होता है, KOH जो होता है ना, ये बहुत अच्छा बेस की तरह एक्ट करता है, पता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसके लिए भी एक नाम होता है, पोटैश सोडा। तो इस तरीके से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं रिएक्शन को। देखो केमिकल ऑक्सीडेशन क्या कहता है ना, कि सबसे पहले आप ले लो MnO2। ठीक है, अब ये जो चीजें ना, ये आपको रटना ही है, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कैसे क्या होगा। अगर मैं MnO2 में डालती हूँ KOH को, मतलब पोटैश सोडा को, मतलब KOH को, और साथ ही साथ में डालती हूँ KClO3 को, क्योंकि देखो यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, केमिकल ऑक्सीडेशन, मतलब केमिकल्स की हेल्प से मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। और दूसरी चीज ये बोला गया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, मेरा KClO3। समझ गया। अब ये जो है, ये क्या क्या फॉर्म करेगा, सबसे पहले ये फॉर्म कर, कभी भी KMnO4 डायरेक्टली नहीं बनता है, पहले हमेशा ये बनता है और उससे हमेशा ये बनता है। तो क्या बनेगा, K2MnO4। K2MnO4 के साथ में आपका बनेगा यहाँ पर वो पानी, मतलब वाटर बनता है। और साथ ही साथ आपका यहाँ बनेगा KCl। ठीक है, अब क्या होगा ना, नेक्स्ट स्टेप में फिर K2MnO4 जो होगा, ये जो K2MnO4 है, ये फिर आपको देगा KMnO4, क्योंकि ये कभी भी डायरेक्टली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में ये वाली रिएक्शन आपकी होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक अल्कलाइन मीडियम में। तो मैं यहाँ पे डालूंगी वाटर, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें साथ ही साथ आपका बनेगा MnO2, और साथ ही साथ और क्या बनता है, KHCO3 बनता है। तो इस तरीके से ये वाली आपकी रिएक्शन होती है, प्लस KCl, क्योंकि ये वाला KCl जो है वो यही से आया है, वाटर भी यही से आया है, ऐसे समझ के चलो। देखो रिएक्शन 19-20 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक और बात, अगर आपको रिएक्शन में एग्जाम में अगर बैलेंसिंग करना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंसिंग नहीं आता है तो बहुत कम मार्क्स कटते हैं, लेकिन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से केमिकल्स का यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे CO2 है। अब हम लोग देखते हैं इसके बैलेंसिंग को, कि कैसे क्या बैलेंसिंग होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे आता है सपोज 3,
अब देखो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है ना, मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे 3 है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 6 पोटेशियम है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है और यहाँ पे बैलेंसिंग करते चलना है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। ये हुआ आपका केमिकल ऑक्सीडेशन। तो अगर आप बैलेंसिंग नहीं भी करते हो तो बुक में देख लेना कि कैसे क्या बैलेंसिंग की गई है, वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन इतना रिएक्शन तो आपको आना ही चाहिए। और देखो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, केमिकल ऑक्सीडेशन बोला गया मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं। MnO2 के बिना तो मैग्नीज आएगा ही नहीं ना। और पहले हमेशा K2MnO4 बनेगा और K2MnO4 से ही KMnO4 का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट थिंग है आपका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। लेकिन देखो इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हुआ आपका न्यूट्रल मीडियम में, और आप इसको एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो। एसिडिक मीडियम, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में करवाना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो यही वाली चीजें K2MnO4 को मैंने लिया है, ठीक है। K2MnO4 को मैंने लिया है और मैंने क्या लिया है H+ आयन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैं एसिडिक मीडियम की बात करूंगी तो हमेशा मेरे क्या आएंगे H+ आयन। और इससे क्या बनेगा मेरा KMnO4 प्लस MnO2 प्लस जो भी बनता है वाटर वगैरह बनता है। अब काम की चीज यहाँ पे ये है कि देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है ना, KMnO4 और K2MnO4 ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा बेसिक बताया था, जैसे कि K2MnO4 है ना, K2MnO4। तो अगर मैं यहाँ से 2 पोटेशियम को हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2- चार्ज आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा 2- चार्ज आएगा। मतलब चीज सेम है, K2MnO4 ही यहाँ पे है बट यहाँ पे 2- चार्ज आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे KMnO4 लिया है और अगर मैं यहाँ से इस पोटेशियम को हटा दूं, पोटेशियम कितना है 1, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा 1- आएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ से पोटेशियम को हटाऊंगी और यहाँ पे चार्ज आएगा 1-। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो चीज है ये आयोनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम, वहां पे ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ गया ना। तो एग्जाम में जब भी रिएक्शन को लिखोगे तो ऐसे फॉर्म में मत लिखना, ये हमेशा उसको चार्ज के फॉर्म में लिखना। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर मीडियम होता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमेशा पहले K2MnO4 फॉर्म होगा और उससे ही हमेशा KMnO4 का फॉर्मेशन होगा। समझ गया इतना। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इतनी मगजमारी करनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली बस इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं हम लोग और रिएक्शन हो जाती है। सो इसका नाम क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। सो देखते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन क्या कहता है जरा ध्यान देना। कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, डायरेक्टली लूंगी K2MnO4, डायरेक्टली K2MnO4 लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना, इसमें मैं क्या डालूंगी, मुझे लेना है इसका सॉल्यूशन। K2MnO4 का मुझे क्या लेना है सॉल्यूशन। और हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी मैं किसी भी एलिमेंट का सॉल्यूशन बनाती हूँ सबसे पहले मैं उसमें सॉल्यूट डालती हूँ और फिर उसमें क्या डाला जाता है, पानी, पता है ना, वाटर डाला जाता है। और ये कोई भी कंपाउंड होगा मेरा, तो इससे मेरा क्या बनता है सॉल्यूशन। तो अगर मैंने K2MnO4 का सॉल्यूशन लिया है मतलब उसमें वाटर भी रहेगा और साथ ही साथ उसमें मैं क्या डालूंगी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गैस की तरह एक्ट करेगा। और फिर इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा KMnO4 प्लस MnO2 और फिर बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। अब देखो ये कैसा है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर मीडियम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। क्योंकि अगर आप सोचो आप इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्या नहीं, तो ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आयोनिक फॉर्म में। तो अब समझो जो भी K2MnO4 है, अगर मैं यहाँ से 2 पोटेशियम को हटा दूं, कितने पोटेशियम को हटाया 2, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 2-। अब अगर मैं यहाँ से 1 पोटेशियम को हटा दूं, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, अगर मैंने यहाँ से 1 पोटेशियम को हटाया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 1-, क्योंकि ये कैसा है आपका आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमेशा याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के मीडियम में
ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हमेशा K2MnO4 से ही KMnO4 का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस लेक्चर में यूजेस डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वाले क्लासेस में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे। तो देखते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं KMnO4 के। एग्जाम में हो सकता है आपको 4 यूजेस पूछ ले या 2 यूजेस पूछ ले, इन रिएक्शन के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स देखते हैं यूजेस को। देखो KMnO4 जो होता है ना, वो हमेशा, सबसे पहला तो ये यूज सभी को पता है अगर आपने लैब में काम किया होगा तो, कि KMnO4 जो होता है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। सेकंड यूज ये कहता है कि ये एंटीसेप्टिक एजेंट मतलब हीलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। एंटीसेप्टिक आई होप सभी को पता होगा, तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सपोज सुनो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराना है तो मैं वो भी करा सकती हूँ, क्योंकि सोचो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये मुझे बताएगा कि कितने एलिमेंट को ये रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी काम में आएगा इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज है। अब देखो ये इसका चौथा यूज ये हो सकता है कि हलाइड जो होते हैं ना, अलग अलग पता है ना, हलाइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उनका जो भी ये होता है ना हलाइड्स का डिटेक्शन होता है, उनका भी, उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। और एक यूज होता है अनसैचुरेशन टेस्ट में इन लेबोरेटरी। अनसैचुरेशन टेस्ट पता होता है ना, अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे डिटेक्ट की जाती है। अल्कीन है तो इसका अनसैचुरेशन कितना है, अल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, अल्काइन भी अनसैचुरेटेड होता है, अल्केन सैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेशन टेस्ट जो होता है उसके लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।